उस लड़की को बचाने के चक्कर में मेरे देवर की जान भी जा सकती थी। उसके बाद में हम सारे लोग वहाँ के थाने में गए और वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे उनसे बात किया, प्रॉब्लम्स उनको बताई। उसके बाद में फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उन लोगों को हड़काया भी और समझाया भी, और बड़ी मुश्किल से इसका निपटारा करा के उसको घर पर ला पाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो उस दिन मेरी स्टोरी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, और थोड़ी सी अधूरी क्या, अधूरी ही रह गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी मैं बता पाई थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसे थोड़ी शेयर कर पाई थी, और आज मैं उसे शॉर्ट में आप लोगों के साथ में फिनिश करूँगी। और 2 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मेरी कोशिश होती है कि जैसे भी हो आप लोगों को तक कुछ ना कुछ पहुंचता रहे। और मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी आप लोगों को शायद मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। कुछ मेरे रेगुलर व्यूवर्स, रेगुलर फ्रेंड्स हैं जो आते हैं और देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मेहनत अभी रंग नहीं ला रही है। शायद अभी टाइम बाकी है सक्सेस होने में। तो कोई बात नहीं, मैं अपना प्रयास करती रहूँगी। आगे गॉड की मर्ज़ी और आप लोगों का प्यार है, जैसा भी बना रहे। तो जैसा कि मैंने आप सारे लोगों को बताया था कि मैं पार्लर चला रही थी और एयर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, उसी के सामने 3-4 पार्लर्स थे, और एक सबसे पुराना पार्लर अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो मेरे पास में आती हूँ, पास के गांव की रहने वाली थी, डेली अप डाउन करती थी, और मैं भी अपने घर से अलग हट के ही मार्केट में मैंने ले रखा था शॉप, वहीं पे मैं पार्लर चलाती थी। तो वो एक लेडीज़ के लिए आई थी मेरे पास में कि आप इनको हेल्प कर दीजिए, इनको रूम दिला दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी 3 बेटियां हैं, और मतलब इनके हस्बैंड इनसे कोई मतलब नहीं रखते। और उन्होंने मतलब ये बताया था, वो उस लेडीज़ को थोड़ी देर में लेके आई, वो फिर बताई कि मेरे हस्बैंड के किसी और लेडीज़ से मतलब संपर्क है, तो इस वजह से वो 3-4 सालों से मुझसे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, और दिल्ली में रहते हैं, वहीं उसको भी रखते हैं, कमाते खाते हैं, और मेरे पास कोई भी खर्चा पानी नहीं देते हैं। तो ऐसी स्टोरी सुनकर के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे, और लगा मुझे कि नहीं, हेल्प मुझे करना चाहिए, और वैसे भी हेल्पिंग नेचर ही है। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे बगैर घर वालों से अपने पूछे, बगैर हस्बैंड से कोई भी राय लिए, मैंने उनको वहीं अपने घर के सामने उनको रूम दिलवा दिया। और उनको 3-4 ही दिन वहाँ आए हुए थे, तो वो संडे वाले दिन मेरे पास एकदम से रो के आती हैं, और मैं वहाँ सत्संग में जाती थी हर संडे को। तो मेरे पास एकदम से रो के आती हैं कि मेरी बेटी को ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, और पहले भी बहुत ज़्यादा मारपीट की है करते थे। तो कई बार 1-2 बार पहले भी पुलिस थाना हो चुका है, मगर वो लोग बाज नहीं आते हैं। और दीदी मेरी लड़की को आप बचा लीजिए, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी आके। मैं सबके साथ में सत्संग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर वालों। फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपनी लड़की से हमारी बात कराइए, तो उन्होंने कहा मेरे फ़ोन के पैसे भी ख़त्म हो गए और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और उसकी ससुराल पड़ती है विधूना, लड़की की, जो कि हमारे यहाँ से लगभग में 30-35 किलोमीटर दूर था हमारे यहाँ से। तो बोली दीदी चलो उसको लाना है, और वो सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के एक लोगों के घर में छुप के बैठी हुई है, वहीं से उसने फ़ोन किया। अभी मॉर्निंग होते ही उसके ससुराल वाले उसे ढूंढने लग जाएंगे, और मिल जाएगी तो पता नहीं क्या ही करेंगे उसके साथ में। तो दीदी प्लीज़ हमारी लड़की को बचा लो। बहुत रो रही थी, और मेरे भी 3 बेटियां हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो उस समय इटावा थे, मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो उन लेडीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। और मैं भी कुछ भी नहीं जानती थी उनके बारे में। केवल जो मेरे पड़ोस में पार्लर था उनके कहने से मैंने उनको रूम दिलाया था। लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, और एक औरत होने के नाते मैं उनकी तकलीफ़ समझ सकती थी। फिर मैंने उनके फ़ोन में रिचार्ज करवाया, और मैंने जो है 100 नंबर डायल किया। जब मैंने 100 नंबर डायल किया, बहुत बार के बाद में एक बार नंबर उठा, तो फिर मैंने उनको सिचुएशन बताई, सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप जो है उस लड़की से फ़ोन कराइए। तो मैंने कहा उसके पास तो कोई फ़ोन ही नहीं है, वो जिनके यहाँ छुपी हुई है वहाँ से उसने फ़ोन किया था, और उसके घर वाले वो उस नंबर से पुलिस में कॉल करने के लिए मना कर रहे हैं कि हमारी बुराई भलाई हो जाएगी उसके परिवार वालों से, तो इस वजह से वो लोग कॉल नहीं करा रहे हैं। तो बोले तो फिर आप वहाँ पहुँच के कॉल कीजिए, आप पहले वहाँ पहुँच जाइए, उसके बाद में कॉल कीजिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दूर जाना है, 30-35 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, लेकिन अगर कन्वेंस से ज़्यादा हो और ऐसी आफत पड़ी हो तो बहुत ज़्यादा दूर लगता है। तो फिर मैंने उस समय मेरे दिल्ली से एक देवर आए हुए थे, जो जहाँ पर मेरे सास ससुर वाला मतलब पुराना मकान है पुश्तैनी वाला, वहाँ पर थे। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा बाइक घर पे खड़ी हुई है, 4 व्हीलर भाई आपके ले गए हैं, और मैंने कहा आप जो है बाइक से वहाँ पे चलिए, और ऐसी ऐसी बात है, तो किसी की हेल्प करना है। और मैंने उनसे बोला, मैंने आप अपने भाई को मत बताइएगा। तो फिर वो आ जाते हैं, और उनके साथ में हम दोनों लोग बाइक से
वहाँ पे निकलते हैं और वहाँ पे एक चौराहे पर, बिदुना चौराहे पर एक संतोषी माता का मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ जाते हैं और उस लड़की से वहीं आने की बात होती है, मगर वो आ नहीं पाती है, उसकी ससुराल है और वहाँ से निकलती अगर किसी घर से और पड़ोस में ही उसका ससुराल पड़ता है तो उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो वो मना कर देती है कि हम नहीं आ पाएंगे, आप आके ले जाओ। तो फिर हमने अपने देवर से कहा, हमने कहा आप साथ में चलो और उसके गली के पास में आप गाड़ी लगा दीजिएगा बाइक और उसी से आप ले। तो मैंने कहा बाइक लगा देना, आप उसी से ले आइएगा उसको और हम लोग पैदल पैदल आ जाएंगे। तो हम लोग उसके घर के पास जब पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा सा मैदान होता है और चारों साइड से मकान वगैरह बने होते हैं, एक प्ले ग्राउंड टाइप का होता है जहाँ पे लोग खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ऐसा ग्राउंड बना होता है वहाँ पे। तो मेरा देवर जहाँ पर उस सिचुएशन बताती है, उसकी मम्मी पहले वहाँ कई बार आती जाती रही हैं, तो वो सिचुएशन जैसी बताती है, मेरा देवर वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर देता है और मैं उसकी मम्मी के साथ में एक जगह पे छुप के देख रही होती हूँ कि उन लोगों की नज़रों में हम लोग ना आए। बहुत अंदर से डर लग रहा होता है कि क्या करें, मेरे घर में किसी को पता नहीं है, अगर देवर के साथ कोई बात हो गई या हम लोगों के साथ कोई बात हो गई, केवल मेरे बच्चों को पता था, तो मैंने फिर उसके बाद में होगा क्या। और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं उनकी लड़की को भी वहाँ पर लेने गई थी। तो मैं ये बिल्कुल अलग रूम में शूट कर रही हूँ और तो आगे का उन्हें पता ही है। तो उसके बाद में फिर उनकी लड़की क्या करती है कि घूंघट मार के और जो साड़ी पहने हुई थी घुटनों तक साड़ी उठा के जी जान लगा के भागती है, मगर उसने मम्मी की तरफ देखा और वो मम्मी की तरफ भागी, जबकि गाड़ी मैंने जो बाइक थी वो मैंने दूसरी गली में लगवा रखी थी, बिल्कुल पास में उसके, और उसको बोल भी दिया था, फिर भी उधर ना जाके वो हम लोगों की तरफ दौड़ के भाग के आई। तब तक पूरे मोहल्ले में शोर हो गया, फलाने की बहू भग गई, फलाने की बहू भग गई, और उसे लोग ले गए और मेरे देवर को कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं पर खड़ा रहा, उसको पता नहीं था, हम लोग भी नहीं पहचानते थे कि कौन है क्या है, मतलब लड़की उनकी कैसी है क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे थे, उसकी मम्मी से मिले हुए भी हमको 4 ही दिन हुआ था। तो वो लड़की भाग के हमारे पास आ जाती है, तो उसकी मम्मी तो लेके जल्दी जल्दी से भागने लगी गली में वहाँ पे मंदिर पे पहुँचने के लिए, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं भागूं या रुकूं, मेरा देवर वहाँ पे, मैं उसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। अब मैं उसे फ़ोन मिला वो फ़ोन ही ना उठाए, साइलेंट रहा हो या जो भी रहा हो। फिर मैं थोड़ा और आगे दौड़ के गई और मैं उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के बुलाने लगी अपने देवर का नाम ले लेके। फिर उसने एक बार मुझे देखा, तो फिर मैंने उसे हाथ से इशारा किया जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फिर जल्दी से बाइक लेके आया। मैंने कहा वो लड़की तो निकल गई इधर को, तो वहीं पे खड़े, मैंने कहा अभी लोग तुमको घेर लेंगे। तब तक लोग उसके यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए थे दरवाजे पे। तो हम लोग जल्दी जल्दी से जो है आए और उसको, लड़की को मैंने बिठा दिया बाइक पे, और मैंने कहा कि अब आप वहीं मंदिर पे पहुँचो संतोषी माता के, हम लोग पैदल आ रहे हैं। तो मेरा देवर वहाँ मंदिर में ले जाके उस लड़की को देवर ने उतार दिया जाके, और जल्दी से हम लोग पीछे से पहुँचे। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं, मुश्किल से 2-4 मिनट में उसकी फैमिली वाले भी वहाँ पे, उसके जेठ, हस्बैंड, सास और उस जैसे ही हम लोग मंदिर में पहुंचते हैं तो मुश्किल से 5-7 मिनट बाद ही, मतलब वो पहुंच के खूब कस के रोने लग गई और अपनी मम्मी को दिखाने लग गई पीठ में, हाथों में, कि हमें इतनी बुरी तरीके से मतलब मारा पीटा। और लड़की की बिल्कुल भी एज नहीं थी। तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई कि मेरी भी शादी मात्र 15 साल में हुई थी और उस लड़की की शादी 13.5 साल में उन्होंने कर दी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था और गाँव घर वाले ही उनका खर्चा चला रहे थे, तो कोई कब तक देता। तो इस वजह से वो इधर आई कस्बे में कि यहाँ से हमारी हो सकता है सिलाई वगैरह से रोजी रोटी चल जाए। तो फिर चारों तरफ से उन लोगों ने आके घेर लिया। तो मैं तो जानती नहीं थी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। तो जब वो लड़की रो रही थी तो मैं उनकी मम्मी से बात करने लगी। मैंने कहा क्या मैंने कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो फिर वो बोली ये इनके जेठ हैं, ये हस्बैंड है। तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि हम तो घिर चुके हैं और थे मंदिर के अंदर ही, लेकिन तो मंदिर में तो लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा हट के मैंने अपने देवर को कॉल किया। देवर मंदिर के बाहर था, बाइक वहीं खड़ी थी। फिर मैंने देवर को कॉल किया, मैंने कहा ऐसा करो कि तुम दूर से हम लोगों पर नज़र रखना, हम लोग तो घिर ही चुके हैं, वो अब हमको पहचान चुके हैं, और आप दूर से नज़र रखना हम लोगों पर, और अगर कोई बात आए समझ में तो फिर तुम अपने हिसाब से एक्शन लेना, मैंने उनसे कहा। तो वो बोले कि ठीक है। तो मैंने कहा तुम सामने मत आना। उसके बाद में फिर हम उधर ही गए, तो वो लोग वहीं पर कस के धमकाने लगे, लड़की को धमकाने लगे, उसकी मम्मी को धमकाने लगे, क्योंकि भाई उनके कोई था नहीं और बच्चियाँ थीं और वो बेसहारा थी। उनके हस्बैंड जो है साथ ही नहीं दे रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था उनको किसी भी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा उनको धमकाने लग गए कि अभी हम जो है वो जेवर लेके भागी है, पैसे लेके भागी है, ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़की के पास तो कुछ भी, ना कान में ना गले में, नंगे पैरों की चप्पल तक नहीं पहने हुए थी जब वो भाग के आई थी। तो फिर मुझे लगा कि बात बिगड़ जाएगी और वहाँ पे लोग और ज़्यादा इकट्ठे होने लगे, क्या बात है क्या बात है। तो मैंने कहा इनका लोकल का मैटर है, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, ये लोग ब्लेम लगा देंगे।
तो फिर मैं जल्दी से नंगे पैर ही मैं मंदिर के बाहर निकली और मैं वहीं पे सड़क पे खड़े होकर देख रही थी कि मुझे कोई मिल जाए। मैं 100 नंबर लगाती रही लेकिन वो नंबर रिसीव नहीं हुआ, बिजी जाता रहा। फिर मुझे बाइक पे एक 3 स्टार दरोगा और एक कोई मतलब सिपाही रहे होंगे जो बाइक चलाए हुए थे, बहुत स्लो गाड़ी थी, तो वो ऐसे निकल रही थी। तो मैंने हाथ दे के उनको रोका और तो उन्होंने रोक दिया। मैंने कहा सर प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। बोले क्या हेल्प करनी है? मैंने कहा ऐसे ऐसे लड़की को बहुत ज़्यादा मारा पीटा है और उसको यहाँ पे घेर रखा है लड़की को। मैंने बाकी बातें मैं आपको विस्तार में बाद में बताऊँगी। मैंने कहा मैं बाकी बातें आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले आप अंदर चलिए, मंदिर के अंदर चलिए। उस लड़की को पहले आप अपनी गिरफ्त में लीजिए ताकि उसके साथ में कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए। उसके बाद में फिर मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, आप लड़की से भी पूछ लीजिएगा। तो भाई वो दरोगा जी ठहरे फिर भी कह रहे हैं कि मैडम मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं किसी केस की तफ्तीश के सिलसिले में मैं नोएडा से आया हुआ हूँ, तो मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और आप प्लीज़ यहाँ की लोकल पुलिस से कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब ताज्जुब हुआ कि लोकल और विदेशी क्या होता है। अरे भाई आपने वर्दी लगा रखी है, आप इतने ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, आप कम से कम वहाँ के थाने पर कॉल कर सकते थे, आप हमारे साथ अंदर जा सकते थे, मगर वो नहीं गए। तो मैं उनसे बोल भी दी, मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं होती, आप तो ये अपना दामन बचा रहे हो, आपको ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं करना है। तो तब तक वहीं पास में ही चौराहा दिख रहा था, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले शायद ड्यूटी पर ही थे, तो वो लोग बंदूक मतलब लिए हुए थे। तो जब उन लोगों ने ऐसे देखा तो वो लोग उधर से चल के आए जो है, तो बोले कि क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप बाद में पूछिएगा, पहले आप चलिए, वहाँ पे लड़की को घेर रखा है, बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा है और कोई अप्रिय घटना ना घटने पड़ जाए। तो मैंने कहा आप सबसे पहले जो है उनको अपने उसमें लीजिए, अपनी सुरक्षा में लीजिए। तो फिर वो घुस के अंदर गए, वो दोनों पुलिस वाले जो आए थे वो लोग अंदर गए वहाँ पे घुस के और जो है लड़की के पास खड़े हो गए, जाके बोले क्या बात है क्या बात है। तो लड़की खूब जोर जोर से रोने लगी कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, दिखाने लगी अपने हाथ पैर पीठ वगैरह दिखाने लग गई। तो फिर उसके घर वाले बोले कि नहीं हम लोगों ने नहीं मारा पीटा है, ये गिर गई थी, ये ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। लड़की बोली नहीं इनका घर बन रहा है तो हम दिन रात ईंट कूट के छोटे छोटे पीस ईंटों के करते थे, ईंट गारा भी हम दिलवाते थे, खाना भी हम बनाते थे और इसके बावजूद भी ये लोग हमसे बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते थे। तो फिर वो लोग बोले कि चलो थाने में चल के बात होगी। तो वो लोग जो है लड़की को लेके थाने जाने लग गए। उसके पहले मैं कभी भी जो है थाने अदालत कभी भी नहीं गई। हालांकि मेरे पिताजी पुलिस में ही थे, लेकिन एक नौकरी करना और एक ऐसे जाना, और मुझे वहाँ पे सत्संग के नाते से, और मैं अपना इंटर कॉलेज भी चलाती थी, पार्लर भी चलाती थी, उस नाते से मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग जानते थे। मुझे बहुत शर्म लग रही थी, मैं कैसे जाऊँगी। तो मैंने उन बिटिया मम्मी से कहा, मैंने कहा आप आगे आगे चलो, मैं पीछे रहूँगी। तो फिर वो रोने लग गई, बोली दीदी हमें अकेले मत छोड़ो, पता नहीं लोग हमारे साथ में क्या करेंगे। तो बहुत बुरी तरीके से मैं फंस चुकी थी वहाँ पे। फिर मैंने अपने फेस को कवर किया, चुन्नी बांध करके अपने फेस को मैंने कवर किया और फिर मैं वहाँ, तो मैं ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करना चाह रही थी आज के ही वीडियो में, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10-12 मिनट का वीडियो हो गया है और इससे ज़्यादा का कोई भी देखता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी स्टोरी आप लोग सुनिएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। मेरे पास उन लोगों की पिक्चर्स भी हैं सारे लोगों की, क्योंकि बहुत दिनों तक हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरीके वो लोग रहे हैं, मगर मैं किसी की पिक वगैरह यहाँ पर लगा के या उन लोगों के नाम बता के मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले भी इसमें हैं, उधर एरिया से भी हैं, तो मैं किसी की छवि ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। वो अपनी लाइफ में खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा किया, करने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे धोखा दिया और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ में किया, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा ही कष्ट देती है जब भी याद आता है। और मेरे बच्चे इसलिए हमेशा बोलते हैं तुम हर किसी का विश्वास करके हर किसी पे यकीन करती हो और बाद में तुमको मिलता क्या है। तो कोई बात नहीं, देने वाला तो ऊपर वाला है। अगर हम सबके साथ में, मेरे हरि जी कहते हैं प्रभु जी कि एक एक तुम फूल बांटोगे तो एक दिन तुमको फूलों की माला मिलेगी। तो ये मत देखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुमने अच्छा किया है, बस तुम ये देखो। तो मैं बस वही सोच के अपना कर्म कर देती हूँ जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मुझसे जो भी हो सकता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और आप लोगों की भी कोई ना कोई से सीख ज़रूर मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस आने वाली और आगे की स्टोरी का आप लोग वेट करेंगे। मैं सोच रही थी मैं ख़त्म कर दूं, मगर थोड़ा लंबी है, 2-3 सालों की स्टोरी है। तो और मेन ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, क्या किया और उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ में। तो प्लीज़ आप लोग जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की स्टोरी आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँगी। और जिस लड़की के लिए हमने इतना संघर्ष किया, सब कुछ किया, वो भी बहुत बुरी तरीके से धोखा दे के गई। और उसके बाद में 7-8 महीने बाद उसकी मम्मी और बहन लोगों ने किस तरीके से क्या किया,
कि मैं मतलब इससे आगे आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी ना, उतना ही डेंजरस मेरे साथ में हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सारे लोग इसको फुल वॉच करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलती हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक ये बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।